my YouTube channel. This is Maria Shazadi, and today I would talk about filling your application essays in your Shivning Scholarship. So, the first thing that I would like to say here, never start filling your application on the portal in first attempt. स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप लोग डायरेक्टली स्कॉलरशिप के पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं और वहीं पे आप उसको सबमिट करवा लेते हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट टू मेक, और अल्टीमेटली यही आप लोगों की स्कॉलरशिप की रिजेक्शन की वजह बनती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, वेन एवर यू स्टार्ट फिलिंग एनी ऑफ योर स्कॉलरशिप, आपने उस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन उनको कॉपी करना है और उनको एक वर्ड की फाइल में पेस्ट कर लेना है, and you would answer all of your scholarship questions there. And after that you would check your answers. आपने make sure करना है कि आपके उन answers के अंदर ना ही grammatical mistake हो, ना ही आप लोगों का sentence structure में कोई मसला आ रहा हो, और ना ही आपके answers में किसी किस्म के spelling mistakes होने चाहिए। ठीक है, सो आफ्टर यू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, उनके बाद आपने उनको बहुत अच्छे से रिव्यू करते रहना है टू मेक श्योर कि उनमें किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो। एंड आफ्टर दैट, जब फर्स्ट टाइम आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करोगे, वो आप लोगों के पास उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा। और कभी भी आप लोगों का फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो आपकी फाइनल स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन नहीं होती। आपने उसको फर्दर रिव्यू करते रहना है, और उसके बाद इफ पॉसिबल तो आप कोशिश करें आप किसी सीनियर या एक्सपर्ट को रिव्यू भी करवाएं। आफ्टर रिव्यू जो आपको फीडबैक मिलता है उसको आपने अपने स्कॉलरशिप के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करते रहना। एंड वंस आप अपनी स्कॉलरशिप को कोई 3 से 4 दफा जब तक एडिट नहीं कर लेते, तब तक वो आपके पास फाइनल ड्राफ्ट नहीं बनता। एंड वंस यू डन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो सारे आंसर्स पेस्ट करने हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जो कि आप लोगों के किसी न किसी पोर्टल पे होगा। एंड आफ्टर दैट यू वुड सबमिट योर एप्लीकेशन। सो रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपने अपनी स्कॉलरशिप को डायरेक्टली पोर्टल पे जाके फिल करना नहीं शुरू कर देना। So before writing your Shivning essays, there are certain things जिनके ऊपर आपने अमल करना है ना। आफ्टर दैट योर स्कॉलरशिप वुड बी इन सच पोजीशन के आपको वाकई इट विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग योर स्कॉलरशिप। ओके, सो अभी आपने पहली चीज क्या करनी है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आपने इन 3 वर्ड्स को बार बार दोहराना until you start hearing these words in your mind. You have to be clear, concise and specific. ठीक है, ये 3 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। इफ यू अप्लाइड एनी ऑफ योर स्कॉलरशिप, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सिक्योरिंग योर स्कॉलरशिप। सो व्हाट डज इट मीन विद क्लियर एंड कंसाइज? यू शुड बी एबल टू evaluate योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, आपने उनको अपने गोल्स, जो आपका विजन है, उसको बहुत क्लियरली और बहुत कंसाइजली उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एंड यू शुड बी आल्सो एबल टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट कि आपने जो स्पेसिफिक मास्टर डिग्री चूज की है उसकी क्या रीजन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसने बैचलर कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जब भी आपने शिवनिंग की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो उसमें आपने 3 यूनिवर्सिटीज के नाम देने हैं कि आप इन 3 यूनिवर्सिटीज में ये डिग्री करना चाहते हो। सो इट मीन्स कि सिर्फ यूके में वो 3 यूनिवर्सिटीज ही वो डिग्री नहीं करवा रही, बल्कि दे आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो ये डिग्री करवा रही हैं। तो आपने उन तमाम यूनिवर्सिटीज में से इन 3 यूनिवर्सिटीज को अगर चूज किया है, तो यू शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट प्रॉपरली कि आपने इन 3 यूनिवर्सिटीज को ही क्यों चूज किया है। एंड आफ्टर दैट यू शुड बी एबल टू सेट योर करियर प्लान and explain how a Shivling scholarship would enhance your career prospects. Okay, और सेकंड, आपने अपने करियर प्लान को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। ठीक है, आपकी एक एक चीज उसमें पता चलनी चाहिए कि आपका जो है, वंस यू रिटर्न फ्रॉम योर एजुकेशन, तब आपका क्या करियर प्लान है, आपका जो है इन शॉर्ट टर्म करियर प्लान क्या है, आपका लॉन्ग टर्म करियर प्लान क्या है। तो अपनी सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। एक और चीज, समटाइम स्टूडेंट जो है वो अपना करियर प्लान बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। द रीजन इज, उन्हें लगता है कि जो विजन उनके माइंड में है इट इज नॉट प्रैक्टिकल राइट नाउ, देन वी शुड नॉट मेंशन इट देयर। तो बेटा, अगर आप कोई चीज जो है जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो,
ठीक है, एंड यू नो दैट देयर वुड बी you would have the positive outcomes in the future, तो you can also explain your vision as well. अगर चाहे अभी वो presently हमें वो practical नहीं लग रहा, but if you are able to convince the other person that your visions are very beneficial to the mankind and they are practical, then you should mention them. उसके बाद दूसरी चीज है how to be specific. It means you should be able to provide specific examples of leadership and networking skills. Okay? आपके ऐसे क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चीजों पे हैं, जैसे एक ऐसे जो है आपका लीडरशिप के ऊपर है, एक ऐसे आप लोगों का नेटवर्किंग के ऊपर है, एक ऐसे आप लोगों का करियर प्लान के ऊपर है, और एक ऐसे आपका स्टडी इन यूके। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें लीडरशिप की, तो आपने उस ऐसे में लीडरशिप को डिफाइन नहीं करना, या आपने ये नहीं बताना कि यू हैव लीडरशिप स्किल्स, यू हैव टीम वर्किंग स्किल्स, यू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपने उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू योर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। उसके बाद स्पेसिफिसिटी में एक चीज ये भी आती है कि जो आपने यूनिवर्सिटीज चूज की हैं उनके बारे में भी आपने स्पेसिफिकली बताना है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी चूज की है तो ये यूनिवर्सिटी आपने किन बेसिस पे चूज की है। सो यू मस्ट बी स्पेसिफिक इन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, सो ये तीन चीजें क्लियर हो गई हैं। व्हाट डज इट मीन बाय बी क्लियर, कंसाइज एंड स्पेसिफिक। ओके उसके बाद जब भी आप शिवनिंग की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी चॉइसेस ढूंढते हो। ठीक है, आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, आप देख लेते हो उनमें से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट तीन यूनिवर्सिटीज आपकी डिग्री करवा रही हैं, आप वो तीन यूनिवर्सिटीज चूज कर लेते हो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उन यूनिवर्सिटीज की इंग्लिश रिक्वायरमेंट को देखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है 6.5 बैंड, कुछ की 7 बैंड होती है, कुछ की 6 बैंड भी होती है। ठीक है, सो यू मस्ट नो कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उसकी करंट इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या चल रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि जब भी आपने तीन यूनिवर्सिटीज चूज करनी है तो आपने इस तरह नहीं करनी कि तीनों की तीनों टॉप आपने यूनिवर्सिटीज चूज कर ली हैं, या तीनों की तीनों वो यूनिवर्सिटीज हैं जो हाई रैंकिंग में बहुत ऊपर आ रही हैं। आपने करना ये है, यू विल मिक्स देम विद द टॉप यूनिवर्सिटी, फिर आपने एक एवरेज यूनिवर्सिटी लेनी है, फिर आपने एक लो यूनिवर्सिटी लेनी है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट आप लोगों को क्या होगा कि आपने तो तीन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, अगर आपने तीनों टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया होगा तो मे बी आपको उन तीनों यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ जाए। ठीक है, सो इट कुड बी द पॉसिबिलिटी अगर आप एवरेज और एक लो लेवल की यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया होगा तो मे बी आपको इन दोनों में से किसी एक से एक्सेप्टेंस आ जाए, और अल्टीमेटली इससे आपके जो स्कॉलरशिप सिक्योर करने के चांसेस उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, एक दरमियानी सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, और एक लो क्लास यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना। ये चीज याद रखें, पाकिस्तान से बाहर, एशियन कंट्री से बाहर, यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, इनमें आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें, चाहे वो बहुत रैंकिंग में बहुत नीचे भी आ रही हो, लेकिन फिर भी वो हमारी एशियन कंट्रीज से उनका एजुकेशन लेवल स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता है। ठीक है, सो इस चीज से आप लोगों ने दिल बुरा नहीं करना कि ये लो क्लास यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी जो बाहर की है उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है आपकी तमाम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटीज चूज कर लो, उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट भी देख लो। अब मैक्सिमम बच्चे जब भी शिवलिंग की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास आइट्स का एग्जाम नहीं होता। ठीक है, उन्होंने इन फ्यूचर देना होता है, तो जैसे आप यूनिवर्सिटी की इंग्लिश रिक्वायरमेंट देख लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने आइट्स को कितना अच्छे से प्रिपेयर करके फिर आपने अपना आइट्स देना है। ठीक है, अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज वो चूज कर लोगे कि जो 7 बैंड ले रही हैं, और अगर आपका अल्टीमेटली 7 बैंड ना आया तो फिर भी आपको उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो एक नॉन अनकंडीशनल ऑफर लेटर तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आपने कोशिश करनी है, इस तरह कर लें, एक यूनिवर्सिटी वो चूज कर लें जो जिसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट 7 बैंड है, एक वो चूज कर लें जिसकी 6.5 है, और एक यूनिवर्सिटी वो चूज कर लें जिसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट 6 बैंड आ रही है। तो इस तरह आपके पास तीनों लेवल्स की यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। सो वंस यू नो योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है और वहां पे जाके आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। और ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करना है और इस तरह आपको ऑफर लेटर कैसे मिलेगा। सो वंस यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपकी बारी आती है जब आपने शिवलिंग पोर्टल के ऊपर अपने एप्लीकेशन एसेस लिखने हैं।
ठीक है। और उसका भी मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि कभी भी आप किसी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर फिल नहीं करते, आप हमेशा एक वर्ड की फाइल पे अपने आंसर्स लिखते हो पहले। ठीक है। अब इसका फायदा आप लोगों को क्या होता है कि जब लेट्स से अब आपने शिवनिंग की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दी है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप आ जाती है कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप। तो जब आप उसमें अप्लाई करोगे, मोस्टली हमारे पास कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप, शिवनिंग की स्कॉलरशिप, फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप, ये तीन स्कॉलरशिप जो है एक दूसरे से बहुत मैच कर रही होती हैं। नॉर्मली जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं। जिससे फायदा क्या होगा कि आप ऑलरेडी शिवनिंग स्कॉलरशिप फिल कर चुके हो, अब उसके सारे आंसर्स आप लोगों के पास हैं, सेव हैं। तो जब आप नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा, रेदर देन आप अपने उन्हीं आंसर्स को मॉडिफाई कर लोगे। सो वंस यू राइट योर एप्लीकेशन एसेस, फिर आपने क्या करना है, बिल्ड योर नेटवर्क। व्हाट डज इट मीन? जब आपने अपने सीनियर्स या एक्सपर्ट्स या जो स्कॉलरशिप पहले सिक्योर कर चुके हैं उनसे आपने कांटेक्ट करना है, उनसे अच्छे से बात करनी है कि इस तरह आप एक स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया है एंड यू वांट देम टू रिव्यू देयर योर स्कॉलरशिप। तो आपने एक दफा उनसे अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करवा लेनी है। ठीक है। अ, मैं ये नहीं कहती कि बेटा जो जिनको स्कॉलरशिप मिल चुकी होती है वो बहुत सीनियर हो जाते हैं, बट द थिंग इज कि वो ऑलरेडी सारे प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं। ठीक है। तो उन्हें सारी चीजों का कुछ बेहतर पता होता है, आप लोगों से ज्यादा पता होता है। ठीक है। तो जब आप उनको अपना चीजें रिव्यू करने के लिए दोगे, बिकॉज वो उन सारे प्रोसेस से पहले गुजर चुके हैं, तो आपको अच्छे से बता सकते हैं एंड नो दे नो कि व्हाट आर द रियल रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योरिंग द स्कॉलरशिप। ठीक है। वो कौन सी चीजें होती हैं जो स्कॉलरशिप कमेटी देख के आपको स्कॉलरशिप देती है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। वंस दे गिव यू द फीडबैक, आपने उस फीडबैक को अपनी एप्लीकेशन के आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना है। उसके बाद लास्ट चीज है हमारे पास, बी परसिस्टेंट। ठीक है। हैविंग पेशेंस ये सबसे बड़ी स्किल है कि जब भी आपने किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, आपने ये नहीं करना कि एक साल में सिर्फ एक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दिया, आपका वहां पे नहीं हुआ एंड तो आप मायूस हो गए कि जी स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं है तो मैंने तो अप्लाई नहीं करना। ठीक है। कोई भी स्कॉलरशिप आती है जो आपसे रेलेवेंट है उसमें अप्लाई जरूर करें। और जब भी आप अपनी स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो आपकी एसओपी है, लेटर ऑफ मोटिवेशन है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, तो उसको आपने बार बार रिव्यू करना है, उसमें बार बार चेंजेस करते रहना है विद टाइम। इस तरह आपकी जो फाइनल फॉर्म आएगी आपकी एप्लीकेशन की वो बहुत अच्छी फॉर्म होगी, इट विल बी द परफेक्ट, बिकॉज आपके उसमें किसी किस्म की मिस्टेक्स नहीं होंगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होगा और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं होंगी उसमें, और आपका जो पैराग्राफ्स हैं दे वुड बी मोर कोहरेंट और दे वुड बी वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन, नॉर्मली कोई कोई भी आप लोगों की स्कॉलरशिप है तो उसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना वो सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो यू मेक श्योर कि जब आप उनको आंसर करो तो आपके आंसर्स भी कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके एक क्वेश्चन के आंसर में आपका वीएन कुछ और है, जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ है तो आप अब आपका वीएन भी चेंज हो गया। नहीं, आपने अपने उसी वीएन को लेकर चलना है नेक्स्ट। So once you do all of these things, now you are ready to fill your application form on the portal. ठीक है। और बेटा कुछ चीजें होती हैं कि जब तक आप उनके प्रोसेस से आप गुजरो ना, आपको कभी भी जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। एंड आई थिंक दीज आर वन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड वन ऑफ सम ऑफ द स्टेप्स कि जब तक आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कभी भी आप जो स्कॉलरशिप हासिल करने के चांसेस जो हैं वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। एंड यू आर नेक्स्ट शिवलिंग स्कॉलर बिकॉज आई ब्रिंग गाइडलाइंस एंड फीडबैक्स फ्रॉम द शिवलिंग कमेटी। ये वो लोग हैं जो आप लोगों की शिवलिंग स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को असेस करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सो इट मीन्स कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो है मैं आप लोगों को फर्दर प्रोवाइड करने वाली हूँ दे आर डायरेक्टली फ्रॉम द शिवलिंग, और आपने उनके ऊपर अमल ज़रूर करना है। एंड वंस यू एक्ट अपॉन देम देयर इट वुड enhance your chances of securing your scholarship. पहला ऐसे हमारा राइटिंग लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऐसे, इसके ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली जो है इस ऐसे के अंदर शिवनिंग आपसे क्या चाह रही होती है, बिकॉज शिवनिंग कंसीडर यू एज अ फ्यूचर लीडर। तो आप में फ्यूचर लीडर की तमाम एबिलिटीज नजर आनी चाहिए। ठीक है। तो वो किस तरह आपने उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, यू शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट क्लियर एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंसिंग विद कंक्रीट रिजल्ट्स।
अब इस बात का क्या मतलब है कि जब आपने अपना लीडरशिप ऐसे लिखना है तो उसमें सिर्फ आपने लीडरशिप को डिफाइन नहीं करते रहना, और ना आपने ये बताना है कि ठीक है आपके पास लीडरशिप स्किल है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, आपके पास टीम वर्किंग स्किल है। ठीक है, आपने सिर्फ उनको बताते नहीं रहना कि आपके पास ये स्किल है, बल्कि यू शुड बी एबल टू प्रूव योर लीडरशिप। ठीक है, आपने अपनी स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करना है थ्रू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आपने ये बताना है कि आप किसी इवेंट में आपको एक लीडिंग रोल मिला, फिर आपने बताना है वो लीडिंग रोल क्या था, और फिर आपने उसमें आपका काम क्या था। ठीक है, व्हाट डिड यू डू देयर, एंड आफ्टर दैट आपने ये बताना है कि उसके आउटकम्स क्या आए थे। ठीक है, सो दीज वुड बी योर कंक्रीट रिजल्ट्स, जो कि आपके लीडरशिप के साथ आप लोगों के अलाइन होने चाहिए। ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि शिवनिंग कमेटी ने हाईलाइट की हैं कि मोस्टली बच्चे जब ये वाली मिस्टेक्स करते हैं, दीज आर सम ऑफ द रीजंस कि जिसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है। तो पहली चीज बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास कोई लीडरशिप रोल यूनिवर्सिटी टाइम का तो होता नहीं है, वो ये करते हैं वो स्कूल टाइम का लिख लेते हैं कि ठीक है जी हम स्कूल टाइम में कहीं पे शायद मॉनिटर बने थे या कुछ। ठीक है, वो क्या करते हैं अपने स्कूल टाइम से एक्सपीरियंसेस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली स्कूल टाइम में हमारे पास इतने ये कह लें कि इंटेंस लीडरशिप रोल्स नहीं होते हैं। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं उनको कहीं पे मॉनिटर हो जाते हैं या कहीं पे उन्होंने छोटे मोटे इवेंट्स को लीड किया होता है। अब ये कि वो आपका स्कूल टाइम का है, उसका इन्फ्लुएंस आपकी स्कॉलरशिप पे बिल्कुल नहीं होने वाला। आपने क्या करना है, अपने करंट एक्सपीरियंसेस बताने हैं। ठीक है, अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट्स हो तो आपने अपने लीडरशिप रोल्स कहाँ कहाँ से बताने हैं, आपके बैचलर्स टाइम से, आपके ग्रेजुएशन के टाइम से। ठीक है, तो आपने जो 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारे आपने वहां से बताना है कि वहां पे आपने कौन सा लीडरशिप रोल किया है, और उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है कि कहाँ पे आप एज अ लीडर या कहाँ पे आपने लीडिंग रोल जो है वो दिए है, और वहाँ पे आपका फंक्शन क्या था, और वहाँ पे अगर आप कहीं पे आपने कुछ चीजें इम्प्लीमेंट की है तो उन चीजों के इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके रिजल्ट्स क्या थे, उसके आउटकम्स क्या थे। ठीक है, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आपने कुछ टाइम जॉब भी की है तो ऑब्वियसली आप अपने जॉब में भी कहीं ना कहीं आप हेड रहे होंगे किसी ना किसी चीज के। तो आपने ये बताना है कि अगर आप किसी कमेटी के हेड रहे हैं तो वहाँ पे अंडर योर लीडरशिप कौन कौन सी चीजें पहले ठीक नहीं थी, बट व्हेन आपकी लीडरशिप आई तो आपने ये चीजें बेहतर की और इसका अल्टीमेटली ये फायदा हुआ। ठीक है, तो हमेशा आपने अपने रीसेंट एक्सपीरियंसेस बताने हैं। कभी भी आपने स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से कोई चीज नहीं बतानी कि तब आपने कुछ ऐसा किया था तो ये बहुत बड़ा कारनामा था तो इसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिली थी। ये आपने कभी भी ये काम नहीं करना। हमेशा वो बच्चे जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हुए हैं उन्होंने अपने बैचलर लाइफ से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से बताने मल्टीपल स्टूडेंट्स। अब आप वहां से कैसे बता सकते हैं क्या, अगर आप एक सेमेस्टर में आपको टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है। अब नॉर्मली एक प्रोजेक्ट में ना हमारे पास एक पर्सन होता है जो टीम को लीड कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आप ये कहते हैं अगर आपने उस टीम को लीड किया, अब जब टीम को हम लीड करते हैं उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और एक लीडर की खुसूसियत क्या होती है कि उसने सब टीम को साथ लेके चलना होता है। ठीक है, अगर आपकी टीम में मसले भी आ रहे हैं उसमें उन सब मसलों को रिजॉल्व करके अल्टीमेटली आपका कोई प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुल, या अगर आपको कोई इवेंट है तो उसको अच्छे से आपने करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका आप किसी प्रोजेक्ट में टीम हेड हो सकते हैं, आप किसी इवेंट में टीम हेड हो सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी आपके पास यूनिवर्सिटी टाइम में आपने कोई भी काम किया है तो उसमें अगर आपने प्ले लीडिंग रोल दिया है तो आपने उसको बताना है उनको। अच्छा, एक चीज है, मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बेचारे उनको कभी भी कोई लीडिंग रोल नहीं मिलता। ठीक है, तो अब वो इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे, तो ऑब्वियसली आपने क्या सोचना है कि अगर आपको किसी चीज का हेड बना दिया जाए। ठीक है, अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में आपको जो टीचर ने ये प्रोजेक्ट दिया था और उसका टीम हेड आपके दोस्त की बजाय अगर आप हेड होते, ठीक है, तो आप कैसे टीम को साथ लेके चलते, तो तब आपने अगर आप चीजें खुद से भी बनाते हो तो मेक श्योर वो भी प्रैक्टिकल लगनी चाहिए। ठीक है, तो आप किस तरह कर सकते हो, यू कैन थिंक ऑफ यू एज अ पर्सन जो कि किसी चीज को लीड कर रहा है, जो किसी चीज में एज अ हेड है, तो फिर आपने सोचना है अगर आप वहां पे उसकी जगह पे होते तो आप कैसे चीजों को लेकर चलते, और आपके इन चीजों की वजह से अल्टीमेटली जो फाइनल आउटकम होता वो क्या आता। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको आंसर करना है। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि
मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कह देते हैं जी हाँ जी हम इस सोसाइटी में ये इवेंट हो रहा था, वहाँ पे हम इस कमेटी के हेड थे, ठीक है, वो चाहे आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, फाइनेंस की कमेटी है, कोई भी आपकी कमेटी है, वो बता तो देते हैं हम वहाँ पे हेड थे, बट लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसके अपने बेनिफिशियल आउटकम्स नहीं बता पाते, ठीक है, कि आपने बता तो दिया आपने लीडरशिप स्किल्स हैं, लेकिन आपने लीडरशिप स्किल्स को एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें बताना है कि ठीक है, अब कोई एक इंसान खड़ा है, वह कहते मैं लीडर हूँ, और एक दूसरा इंसान है उसके ऊपर उसका टैग नहीं लगा हुआ लीडर का, तो इसका क्या मतलब है कि वो दूसरा इंसान लीडर नहीं है? नहीं, आपने अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो जो लीडर है विद टैग लीडर है, वो क्या कर रहा है, वो बस एक सीट पे बैठ के सबको हुक्म दे रहा है, इट्स नॉट अ लीडर, ही इज नॉट अ लीडर। और दूसरा इंसान जो कि सब टीम मेंबर्स को साथ लेके चल रहा है, उसके दौरान अगर कोई आप प्रोजेक्ट पे हो और वहां पे आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उन सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है, और उसके बाद अल्टीमेटली जब आपका प्रोजेक्ट एवेल्युएशन भी होती है, तो तब भी आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है, और उसकी रीजन क्या होती है, वो एक बंदा होता है जो कि लीडर तो होता है, बट ही इज अ लीडर विदाउट टैग। अब ही possess all the abilities and skills of the leadership एज कम्पेयर टू दैट पर्सन के जिसको टैग तो हमने लगा दिया ये लीडर है, लेकिन वो कोई ग्रुप में काम नहीं करता, वो सिर्फ दूसरों को काम डिवाइड कर देता है, ठीक है तो तुमने ये काम करना है, तुमने वो काम करना है, ठीक है। तो यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब योर लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग्स। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं कि वो जब लीडरशिप का ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, वो उसको ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं जिस तरह वो अपने स्कूल टाइम में ऐसे लिखते होते थे, कि वो लीडरशिप को डिफाइन करते थे, फिर लीडरशिप की टाइप्स बताते हैं, फिर बताते हैं कि लीडरशिप में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं। बेटा उनको ना इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी हर चीज, ठीक है, आपने उनको बताना है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर, ठीक है। सो यू शुड नॉट डिफाइन लीडरशिप, और आपने कोई भी चीज डिफाइन नहीं करनी, आपने अपने बारे में बताना है। अगर 10 लोग, अगर एक पूरी क्लास में भी अगर 10 लोग हैं, और अगर वो 10 सब के सब जो है लीडरशिप ऐसे लिखते हैं, हाल तो एक क्लास में आपकी एक्टिविटीज सेम हुई हैं, लेकिन उन 10 लोगों का लीडरशिप ऐसे डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि हर एक का लीडरशिप ऐसे उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा होता है। फिर आपका जो है लीडरशिप एबिलिटीज जो है, या जो लीडरशिप या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताते हो, वो आपकी डिग्री से रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना, आप हो तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, लेकिन आपने कोई लीडरशिप रोल, आपने कोई म्यूजिकल सोसाइटी ज्वाइन की हुई है या ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन की थी, तो आप वहां से बता रहे हो, उसका कोई उन्हें फायदा नहीं होगा, ठीक है। आपने अपनी डिग्री से रिलेटेड बताना है। आप किसी भी डिग्री के स्टूडेंट हो, अगर आपने कोई अवेयरनेस का सेशन कंडक्ट करवाया है, ठीक है, तो ये एक लीडरशिप रोल है। आप क्या चाहते हो कि आपके जो है डिग्री से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस स्पेसिफिक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ये आपका लीडरशिप रोल इसमें है कि आपने सारी चीजें अरेंज की, ठीक है, आपने गेस्ट को अरेंज किया, आपने जगह को अरेंज किया, आपने एक डे डिसाइड किया, आपने बच्चों को बुलाया, तो हाँ ये एक लीडरशिप रोल में आता है। लेकिन अगर आप बीइंग का इंजीनियर स्टूडेंट या आप मेडिसिन से हो, और तब आपने कोई ड्रामेटिक सोसाइटी में जाके कुछ किया वहां पे, तो वो आपकी डिग्री से रेलेवेंट नहीं है, तो आपने वही चीजें डालनी है जो आपकी डिग्री से रेलेवेंट है। उसके बाद अब आपने अपना लीडरशिप ऐसे किस तरह लिखना है, यू मस्ट यूज स्टार अप्रोच। अब स्टार अप्रोच हमें क्या कहती है, कि स्टार में हमारे पास सबसे पहले आता है सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। सिचुएशन कि आप ये बताते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक टीचर कहती है कि आपने बेटा वर्कशॉप अरेंज करवानी है, ठीक है, कोई काम आपके ऊपर आता है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको एंड तक इम्प्लीमेंट करवाना है, इट मीन्स यू आर अ लीडर। अब आपने एक वर्कशॉप कंडक्ट करवानी है, अब आपने उसके लिए किसी ना किसी गेस्ट स्पीकर को भी ढूंढना है, फिर आपने उससे बात करनी है, फिर टाइम मैनेज करना है, ठीक है, वो आप उसको जो डेट बताते हो, वो डेट कहता है कि मैं तब बिजी हूँ, आप कोई और डिफरेंट डेट चूज करते हो। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे हमारे पास, कि आपने एक वर्कशॉप अरेंज करवानी है, उसका टास्क क्या है कि आपने गेस्ट ढूंढ के लेकर आना है, आपने वेन्यू डिसाइड करना है, आपने फिर ये भी देखना है जो स्टूडेंट्स हैं, ये वर्कशॉप तब होनी चाहिए जब स्टूडेंट्स फ्री हों, या अगर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स की टीचर से बात करनी है कि इस तरह वर्कशॉप है, तो आपने उसके लिए आपने बच्चों को फ्री करना है, ठीक है। अब एक्शन क्या होगा कि आप उस गेस्ट स्पीकर से बात करोगे, अपॉइंटमेंट लोगे, आप टीचर से बात करोगे, आप वेन्यू के लिए पर्सन से किसी से बात करोगे, तो ये क्या वो सारे एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर रहे हो, ताकि आपकी जो वर्कशॉप है वो सक्सेसफुली हो जाए। अब उसका रिजल्ट क्या है, तो वंस योर वर्कशॉप
इज डन, आप वर्कशॉप करवा लेते हो, बहुत अच्छे से करवा लेते हो, उसमें किसी किस्म का मसला नहीं आता, बच्चे आते हैं, गेस्ट स्पीकर भी टाइम से आ जाता है, ठीक है, और उसके अलावा वेन्यू का कोई मसला नहीं होता, और ड्यूरिंग होल प्रोसेस किसी किस्म का इशू नहीं होता, इसका मतलब आपकी वर्कशॉप बहुत अच्छे से कंडक्ट हो गई। तो अब इसके रिजल्ट क्या है कि पहले बच्चों की एक चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, अब फाइनली उन्हें एक चीज के बारे में अवेयरनेस आ गई। सो दिस इज द अप्रोच। जब भी आप कोई ऐसे लिखो, ठीक है, आपने उसमें इस अप्रोच को जरूर यूज करना है। आपने पहले सिचुएशन बतानी है, फिर आपने अपने टास्क बतानी है, चैलेंजेस, इसको हम टास्क भी कह सकते हैं, या आपके पास जो चैलेंजेस थे उस चीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए उन चैलेंजेस, और फिर बताना है एक्शन कि आपने उन चैलेंजेस को रिजॉल्व कैसे किया। और आफ्टर दैट आपका रिजल्ट्स आ जाते हैं कि ठीक है जी, जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो इसका फायदा आपको ये हुआ। उसके बाद आपने क्या काम करना है, व्हाट टू डू। आपने जब भी लीडरशिप ऐसे लिखना है, तो आपने एज अ वी टीम या वी टीम मेंबर्स, इस तरह ओवर, इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने, रेदर देन आपने अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बताना है उसमें, ठीक है। उसके बाद अगली क्या चीज, अगेन सेम ये वो चीज है जो मैं आप लोगों को ये अप्रोच बता रही हूँ, कि सबसे पहले आपने बताना है कि अगर कहीं पे आपको एक लीडिंग रोल मिला तो आपने ये बताना है हाउ यू लेड, एग्जैक्टली बताना है इन वर्ड्स कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, फिर आपने बताना है कि आपके लीडरशिप के रिजल्ट्स क्या आए थे, ठीक है, और फिर आपने उसको रिलेट करना है अपनी लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ, कि जब आपने ये चीज वहां पे सीखी, आपने कहीं पे टीम वर्किंग सीखा, आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो ये अल्टीमेटली आपको फ्यूचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में किस तरह हेल्प करेगी, कि इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स करते हो तो नो यू आर फेमिलियर विद द कंडीशन, तो जब फ्यूचर में इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है तो नो यू नो हाउ टू हैंडल इट, ठीक है। तो आपने आपकी सब चीजें एक दूसरे से वेल कनेक्टेड होनी चाहिए। ओके, जो आपका ये पहला क्वेश्चन होता है ऐसे का, ये मिनिमम 100 वर्ड्स का होता है, मैक्सिमम 500 वर्ड्स का होता है। तो आपने ये भी नहीं करना कि ठीक है मिनिमम 100 वर्ड्स पूरे हो रहे हैं तो बस ठीक है 100 वर्ड्स के लिख दो और नेक्स्ट मूव कर जाओ, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने करना है कि लीडरशिप ऐसे में आपने पहले अपने माइंड में सोचना है, आपने कोई सी 3 स्टोरीज बता दी, रिमेंबर कि आप ये सब स्टोरीज लिख रहे हैं, स्टोरीज क्या होती हैं, दे ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। स्टोरीज में हम लोग एक ही स्टोरी की बात करते हैं शुरू से लेके एंड तक, तो योर एसेज आर जस्ट लाइक योर स्टोरीज, ये आप लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज हैं, इसलिए दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर एंड कंसाइज, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में वो 3 इवेंट सोच लेने हैं कि जहाँ पे आपने लीडिंग रोल दिया, और फिर उनको स्टेप बाय स्टेप स्टार अप्रोच यूज करके आपने उनको लिखा है, ठीक है। तो जब आप इस तरह के 3 इवेंट्स लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ओवरऑल वर्ड काउंट जो है वो मोर देन 400 हो जाएगा, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऐसे जो आता है, दिस इज योर नेटवर्किंग ऐसे। सो व्हाट शिवरिंग इज लुकिंग फॉर, शिवरिंग इज लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स विद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, ठीक है। आपके अंदर रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यू शुड बी एबल टू टॉक टू अदर पर्सन, आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी नेटवर्किंग क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप शिवनी कम्युनिटी को एंगेज कर सको और दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। इवन इफ आई टेल यू अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप, अगर मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में आप लोगों को गाइड करती हूँ, अगर आप लोग ही नहीं आगे उसको सुनते उस पर अमल करते तो मुझे बोलने का या सारा टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बिल्ड अ नेटवर्क। हमने वो नेटवर्क कैसे बिल्ड किया, मैंने आप लोगों के साथ फेसबुक पे टेक्स्ट किया कि ठीक है आई वुड लाइक टू हेल्प यू गाइस, उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बनाए, एंड नाउ आई एम रनिंग 3 ग्रुप्स ऑन द व्हाट्सएप। अब उस व्हाट्सएप में ठीक है मेरी आप लोगों से नेटवर्किंग हुई, मैंने बात की, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ, गाइड कर सकूँ रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। अब हमने क्या ये एक नेटवर्क बिल्ड कर, अब अल्टीमेटली जब भी आप एक पॉजिटिव नेटवर्क होता है उसमें आप क्या करते हो, यू ऑलवेज इन्फ्लुएंस ईच अदर, आप एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हो, लीड कर रहे होते हो मल्टीपल चीजों में। And you should be able to explain how you build and maintain relationships in a professional capacity. Examples of networking is your participation in different societies.
जब आप डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आप मल्टीपल लोगों से मिलते हो। आप कोई भी इवेंट कंडक्ट करवाते हो तो वो कभी भी इवेंट कोई एक कमेटी नहीं करवा रही होती, बल्कि सब कमेटीज इकट्ठे काम करके करवा रही होती। इट मीन्स कि आप सब लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो। सो दैट वुड बी वन ऑफ द आई थिंक गुड एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग योर नेटवर्किंग एसेस। और इसी तरह जैसे आप लोगों का लीडरशिप ऐसे 500 वर्ड्स का होता है मैक्सिमम, नेटवर्किंग ऐसे भी 500 वर्ड्स का होता है मैक्सिमम। तो इसमें भी आपने क्या करना है, 3 एग्जाम्पल जरूर कोट करने हैं। So how would you explain your networking essay? You would provide specific examples of your own network. ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं। आपने कहीं पे कोई ग्रुप क्रिएट किया हुआ है स्पेशली किसी पर्पस के लिए, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप किसी सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, ठीक है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपने कोई एग्जीबिशन करवाई है, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। नेटवर्किंग में आपकी वो सारी चीजें आती हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप लोगों से बात करते हो, जिसमें आप लोगों का एक एजेंडा होता है, उस एक एजेंडा पे बात करते हो। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ योर नेटवर्किंग। और फिर आपने ये भी बताना है, यू मस्ट एबल टू डिस्क्राइब यूनिक एंड डाइवर्स वेज ऑफ मेंटेनिंग नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्क तो कई तरह के हैं हमारे पास, तो आपने ये बताना है कि हाउ यू आर मेंटेनिंग दोज नेटवर्क्स, और आप किस तरह उस नेटवर्किंग को फैसिलिटेट कर रहे हो। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द मिस्टेक्स जो मोस्टली बच्चे नेटवर्किंग के ऐसे में करते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो बताते हैं जी हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल शिवलिंग कम्युनिटी से हमने कांटेक्ट किया, हमने सीनियर से बात किया, उनसे बात की, उनसे पूछा, रिव्यू करवाया। ठीक है, आपने तब बता दी, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ ये कह देते हैं कि जी हमने उससे कांटेक्ट किया, लेकिन उसको फर्दर एक्सपेंड नहीं कर पाते। ठीक है, जो सेम चीज आपने अपनी लीडरशिप के ऐसे में की थी, आपने वो सेम चीज इसमें भी करनी है। आपने स्टार अप्रोच लगानी है, आपने सिचुएशन बतानी है। ठीक है, आपने नेटवर्किंग क्यों आपको करना पड़ी, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, फिर आपने बताना है उसमें अपना टास्क बताना है। ठीक है, आपने किसी को हेल्प के लिए आप नेटवर्किंग की, या आप किसी से कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हो, फिर आपने एक्शन और उसके रिजल्ट्स बताने कि उसका आपको क्या फायदा हुआ। उसके बाद नेटवर्किंग कैसे में आपने ये नहीं बताना है कि आपके फेसबुक पे आपने इतने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उसमें इतने लोगों ने आपको ज्वाइन किया है, या इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। आपने उसका एक रेलेवेंट आपने पर्पस बताना है कि आपने ये नेटवर्क आपने क्रिएट किया, इसको जनरेट किया, व्हाट वाज द रीजन, और इसके पीछे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, कि मल्टीपल, ये जरूरी नहीं कि आप कोई नेटवर्क ज्वाइन करते हो, जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई ग्रुप ज्वाइन करते हो तो तभी वो आपकी नेटवर्किंग होती है। अगर आप किसी ग्रुप को ज्वाइन भी करते हो तो वो भी आपकी नेटवर्किंग में आएगा। बिकॉज चाहे आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो और तब भी लोगों से बात कर रहे हो, या आप किसी का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तब भी आप लोगों से बात कर रहे हो, यू आर इन कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल। तो उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उससे अगली नेक्स्ट मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स कुड नॉट कनेक्ट नोशंस ऑफ द नेटवर्किंग विद क्लियर एग्जांपल्स ऑफ यूजिंग देम एट वर्क। ठीक है, अब मोस्टली अगर आपने गेम खेलने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो अल्टीमेटली उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने नेटवर्किंग को इस तरह बताना ही, उसको एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस नेटवर्किंग इज बेनिफिशियल टू योर डिग्री। ठीक है, आपने इस तरह बताना है। अगर आपने कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई रिसर्च हो रही है कहीं पे, और उससे रिलेटेड कहीं पे कोई ग्रुप बना हुआ है, देन दैट वुड बी योर पॉजिटिव नेटवर्किंग। ठीक है, आपने चाहे वो ग्रुप ज्वाइन किया है या चाहे आपने वो ग्रुप को क्रिएट किया। ठीक है, सो दैट इज योर पॉजिटिव नेटवर्किंग। और कभी भी आप लोगों के आंसर जेनेरिक नहीं होने चाहिए, योर आंसर शुड बी स्पेसिफिक अबाउट यू। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो बता देते हैं जी हमारी नेटवर्किंग यहाँ यहाँ पे हो रही है, लेकिन वो उसको फर्दर एक्सपेंड नहीं कर पाते, फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने क्लियरली बताना है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है, जो आपकी ये नेटवर्किंग जो है, वो कैसे एज अ इंडिविजुअल आपके लिए बेनिफिट होगी इन योर फ्यूचर। ठीक है, लेकिन क्या फायदा होगा उससे, उससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लोगों से बात करना आएगी। आप फ्यूचर में जाके भी अपना प्रोजेक्ट बताना चाहते हैं लोगों को, लोगों को कन्विंस करना आएगा। सो दीज आर द मल्टीपल स्ट्रेटेजीज जो आप इंक्लूड कर सकते हो विद योर नेटवर्किंग, कि हाँ जी आप अभी जो नेटवर्किंग कर रही हो उसका अल्टीमेटली आपको फ्यूचर में ये फायदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे हमारे पास राइटिंग स्टडिंग इन द यूके।
In this question, you have to outline why you have selected your chosen 3 university courses and explain how this relates to your previous academic or professional experience and your plans for the future. And what are the instructions? Please do not duplicate the information you have entered on the work experience. नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि जो उनका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर उनकी पास जॉब है उसी को पेस्ट कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपकी ये रेलेवेंट जॉब रही है तो ये उससे रेलेवेंट है तो इसलिए आप ये डिग्री करना चाहते हो। आपने बहुत स्पेसिफिकली बताना है कि अगर आपने ये 3 यूनिवर्सिटीज चूज की हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। हो सकता है कि उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जो आपका रिसर्च एरिया है वो सिर्फ वो यूनिवर्सिटी करवा रही है, तो दैट इज द ग्रेट रीजन कि जिसको आप मेंशन कर सकते हो कि मोस्टली एक डिग्री के अंदर भी मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं। और कुछ जिस तरह अगर मैं बायोमेडिकल की बात करूँ तो बायोमेडिकल में मल्टीपल स्ट्रीम्स है, बायोमटेरियल्स है, बायोमैकेनिक्स है, न्यूरो टेक्नोलॉजी है। और जरूरी नहीं कि हर यूनिवर्सिटी ये सारी की सारी स्ट्रीम्स करवा रही है। कोई यूनिवर्सिटी होती है कोई एक स्ट्रीम करवा रही होती है, कोई 2 करवा रही होती है। तो अगर मैंने 3 यूनिवर्सिटीज चूज करनी है और अगर मैंने उनमें एक स्ट्रीम स्पेसिफिक रखी हुई है कि मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें होंगी, तो आपको ये रीजन बतानी है कि आपने यूनिवर्सिटी इसलिए चूज की क्योंकि आपकी डिग्री से रिलेटेड जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो यही यूनिवर्सिटी करवा रही है और यहाँ पे रिसर्च बहुत अच्छी है या यहाँ पे टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है या यहाँ पे लैब्स बहुत अच्छी हैं। तो यू कैन प्रोवाइड विद मल्टीपल रीजन कि आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छे से सर्च करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो किस वजह से फेमस है और व्हाई यू वांट टू अप्लाई देयर। अब शिवनिंग आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? द स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर हैड अ क्लियर फोकस ऑन स्टडी आउटकम्स with evidence of research at institution and course level। ठीक है, अगर आप थ्रू आउट हम शिवनी की स्कॉलरशिप को देखें तो वो आपके आउटकम्स के ऊपर फोकस कर रही है कि अल्टीमेटली फ्यूचर में आपको इसका क्या फायदा होगा या फ्यूचर में किस तरह ये चीज मैन काइंड के लिए बेनिफिट हो सकती है। ठीक है, तो उसको आपने अच्छे से जस्टिफाई करना है। द एप्लीकेंट्स हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन बेस्ट डिड बाय हैविंग डिस्टिंक्ट पैराग्राफ डिस्कसिंग देयर कोर्सेज। ठीक है जी, आप अपने कोर्सेज के अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उनको आप डिस्कस कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च जो है बहुत अच्छी हो रही है इस यूनिवर्सिटी में, या आपके फ्यूचर प्लान्स ये हैं, ये जो आपके फ्यूचर विजन जो है उसके साथ आपकी यूनिवर्सिटी का कोर्स अलाइन कर रहा है। तो आप अल्टीमेटली अगर आप ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से करते हो तो देयर वुड बी द मोर चांसेस दैट यू वुड बी एबल टू अचीव योर आउटकम। ठीक है, जस्ट लाइक अदर एसेज देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू इन दिस एसे एज वेल। तो आपने क्या करना है, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं या तो वो अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बताते इस ऐसे में। आपने ऐसे में अच्छे से बताना है कि आपने कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज चूज की हैं और ये भी बताना है आपने उन 3 यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया है। ठीक है, क्या होता है बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, अवेयरनेस ही नहीं होती अपनी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपना होमवर्क अच्छे से करके रखना है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो क्यों अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद applicants who had applied for 3 very diverse core subjects did not inspire confidence in their research into courses। अच्छा, अब शिफ्टिंग में ना आपके पास 2 तरह की ऑप्शंस होती है कि या तो आप तीनों यूनिवर्सिटी जो मैं चूज करें सिर्फ एक ही डिग्री स्पेशलाइजेशन में, ठीक है, या आप उसको मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। जैसे एक स्टूडेंट है जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है बैचलर में, वो मास्टर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकता है या वो बायोमेडिकल में भी आ सकता है क्योंकि बायोमेडिकल में एक स्ट्रीम होती है बायोमैकेनिक्स, तो उसमें मोस्टली डाइवर्स फील्ड से बच्चे आ रहे होते हैं। तो अगर आप मल्टीपल स्पेशलाइजेशन बताते हो एक एप्लीकेशन के अंदर तो फिर आपने अपनी इंस्पिरेशन को भी बहुत स्ट्रांगली बताना है कि आप डिग्री क्यों चेंज करना चाह रहे हो, आप डायरेक्ट अपनी ही डिग्री में क्यों नहीं स्पेशलाइजेशन करना चाहते। ठीक है, सो बच्चे जो होते हैं दे आर फ्रीक्वेंटली अनएबल टू गिव क्लियर एंड कोहेरेंट रीजंस फॉर दीज चॉइसेस। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक क्या होती है कि जो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं चूजन कोर्स की या वो अपनी यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खुद लिखा होता है कि जी वाई दिस इज अ नंबर 1 यूनिवर्सिटी। तो जो यूनिवर्सिटी ने अपने पोर्टल के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा होता है बच्चे उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अगेन। इसकी वजह से भी आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है। तो कभी भी आपने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी। मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आप कुछ भी स्कॉलरशिप में लिखें आपने कभी भी कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी।
क्योंकि नॉर्मली या तो आपकी स्कॉलरशिप पहले ही उनके पास जो प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर होता है उससे गुजर गई होती है, और जब वहां से प्लेजरिज्म आता है तो वो वहीं पे आप लोगों की स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है। तो कभी भी ना ही आपके पास कोई स्कॉलरशिप सैंपल्स होते हैं, ना आपने अपने सैंपल्स को कभी कॉपी पेस्ट करने हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास होते हैं। उसके बाद लास्ट ऐसे है हमारा, राइटिंग अबाउट करियर प्लान ऐसे। सो शिवनिंग इज लुकिंग फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव अ क्लियर पोस्ट स्टडी करियर प्लान, कि आप जब पढ़ चुको, जब आपकी मास्टर्स हो जाए, उसके बाद आपका क्या प्लान है। ऑब्वियसली आपने मुल्क वापस आना है, लेकिन मुल्क वापस आके आप कैसे क्या करोगे, ठीक है। अब आप बैचलर्स के वक्त आपके पास डिफरेंट एबिलिटीज थी, एंड आफ्टर यू डन योर मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, तो अल्टीमेटली आप नो यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। तब आपने उनको कन्विंस ये करना है कि वंस यू कम बैक आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन यूके, तो अब आपने जो सीखा है उसको अपने मुल्क में आके इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। So you must be able to outline your immediate plans upon returning home, ठीक है। आपने फौरन इमीडिएट प्लान्स भी अपने बताने हैं जब आप अपने मुल्क वापस आ जाओ। उसके अलावा आपने अपने लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स भी बताने हैं। ऑब्वियसली जो आपके इमीडिएट प्लान्स होंगे वो बहुत बेसिक होंगे, वो बहुत बड़े नहीं होंगे। हो सकता है आप आके पहले कोई अवेयरनेस सेशन क्रिएट करो बाकी बच्चों के लिए या बाकी स्टूडेंट्स के लिए, या अगर आप डायरेक्ट किसी जॉब आपकी लग जाती है या आप, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आपने जो चीजें सीखी हैं आप उसको अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने वर्किंग एरिया में। उसके बाद लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स, ऑब्वियसली ये क्या होते हैं, थोड़े से दे टुक अ वाइल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनके बारे में बताना है कि अल्टीमेटली आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आपका वीएन क्या है, मोस्ट ऑफ योर वीएन। So you may wish to consider how these relates to what the UK government is doing in your country, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा हिंट मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि आप how you are able to select such career goals, कि जिनको जब कोई शिवनिंग कमेटी वाला पढ़े तो वो आपको स्कॉलरशिप के लिए यस कर दे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एसडीजीज गोल्स को देखना है। तो कोशिश करें आपके करियर गोल्स ऐसे हों जो कि एसडीजीज गोल्स के साथ अलाइन कर रहे हों। एसडीजीज गोल्स क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। ये टोटल 17 गोल्स हैं, और सब कंट्रीज जो है वो किसी ना किसी गोल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो आपने ये देखना है कि आपकी कंट्री में कौन सा एसडीजी गोल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो फिर आपने उसी को लेकर चलना है कि आप इस एसडीजी गोल को फर्दर किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें आपने अपने करियर गोल्स बताने हैं। What Shivning expect from you? The strongest responses tended to be based on an outline of specific, concrete goals, which usually therefore seemed more convincing and achievable. ठीक है, आपने वो गोल्स बताने हैं जो कन्विंसिंग भी लगे उन्हें और वो अचीवेबल भी हों, ठीक है। चाहे आप इमीडिएट अपना गोल बताते हो या आप अपना लॉन्ग टर्म करियर प्लान बताते हो कि दैट यू डिसाइडेड टू डू आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years, आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल होने चाहिए, और जब अगला इंसान उसको पढ़े तो वो उनको पढ़ के वो कन्विंस भी हो। ओके, डोंट रिपीट दीज मिस्टेक्स। पहली बात क्या होती है कि बच्चे एक स्ट्रॉन्ग रैशनल ही नहीं दे पाते, उन्हें पता ही नहीं होता उन्होंने खुद करियर में आगे क्या करना है। सो दे आर नॉट इवन श्योर अबाउट देयर करियर। जब वो अपने करियर के बारे में श्योर नहीं है तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में भी बता नहीं सकते। सो यू शुड बी क्लियर टू व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपने लाइफ में अगर कहीं पे जॉब करनी है तो आपका जॉब एरिया कौन सा होना चाहिए, और ये सब चीजें आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जेन में रख के डिसाइड करना है कि अगर आप ये काम करते हो तो अल्टीमेटली ये आपके कौन से गोल के साथ अलाइन हो रहा है आपका ये करियर गोल। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, एक बहुत अच्छी बात है कि आप एम्बिशियस लगते हो और ये बड़ा आपका रियलिस्टिक फ्यूचर गोल है कि हाँ जी आप मास्टर्स के बाद पीएचडी करना चाहते हो, लेकिन आपने पीएचडी के लिए भी बताना है कि आप पीएचडी ही क्यों करना चाहते हो। सम टाइम ऐसा होता है, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं कि जो मास्टर्स करते हैं उसके बाद दे आर गुड टू गो टू इन एनी फील्ड, तो आपने ये बताना है कि पीएचडी ही क्यों जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपने रीजन बतानी है, इट नीड टू बी बैक्ड अप विद रीजंस व्हाई दे वांटेड टू परस्यू रिसर्च वर्क। मोस्टली मास्टर्स हमारा टॉट प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो और जो बेसिक हम रिसर्च करते हैं वो हम पीएचडी प्रोग्राम में करते हैं। तो आपने ये बताना है अगर आपका कोई करियर गोल ऐसा है जो कि रिसर्च से डायरेक्टली लिंक करता है, देन यू कैन से
दिस इज व्हाई यू वांट टू परस्यू अ पीएचडी इन फ्यूचर। और अल्टीमेटली आपका ये पीएचडी प्रोग्राम किस तरह आपके लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के साथ अलाइन हो रहा है। उससे उसके बाद अगली मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, पुअरली डेवलप्ड करियर प्लान्स। ठीक है, अब उन्होंने करियर प्लान डेवलप तो कर लिया होता है लेकिन वो क्लियर नहीं होता। अगेन आपने यहाँ पे वो तीन चीजें अप्लाई करनी है। योर करियर प्लान शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर आप अपने करियर प्लान दूसरों को अच्छे से समझा नहीं पाते, इट मीन्स कि यू आर नॉट श्योर अबाउट दोज करियर प्लान। ऑलराइट, सो एट दिस मोमेंट हम अपने चारों ऐसे डिस्कस कर चुके हैं। सो पहले ऐसे था हमारा लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऐसे, उसके बाद सेकंड ऐसे हमारा राइटिंग नेटवर्किंग, एंड थर्ड स्टडिंग इन द यूके, एंड द लास्ट वन इज करियर प्लान ऐसे। ठीक है, सो आफ्टर दैट वंस यू नो कि आपने इन चारों एसेस में क्या लिखना है, आफ्टर दैट व्हाट वुड यू डू, आपने यहाँ से, ठीक है, लेट्स से फॉर नाउ हम पहला ऐसे लिखने जा रहे हैं, तो आपने इसको करना है, इस इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसको आपने कॉपी करना है और इसको आपने खोल लेना है वर्ड की फाइल के ऊपर। ठीक है, वो सेम चीज मैंने आप लोगों को शुरू में बताई है कि जब भी आपने किसी भी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को फिल करना है तो कभी भी डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर नहीं करना, बल्कि आपने पहले उसको वर्ड की फाइल पे लिखना है। ठीक है, तो हम वर्ड की फाइल पे आ चुके हैं। तो अब आपने क्या किया, हमने यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस ऐसे। इसको आप लोग बोल्ड कर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ऐसे है जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। आफ्टर दैट आप ये लिख लेंगे इसके मिनिमम वर्ड कितने हैं, मोस्टली 100 से या आपके पास 500 तक के। तो अब आपने इसमें रखने हैं 3 इवेंट्स बताने हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, स्टार अप्रोच लगानी है। वर्ड डजंट मीन आपने सिचुएशन बतानी है, आपने टास्क बताना है, आपने अपना एक्शन बताना है, आपने क्या किया, और फिर आपने उसके रिजल्ट्स बताने हैं। ठीक है, इस तरह 4 हेडिंग्स बना लें। उसके बाद अपने एक इवेंट को लें और उसको इन 4 हेडिंग्स के अंदर फिल करें। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, हेडिंग्स जो है रिमूव कर देनी है। ठीक है, आपने हेडिंग्स नहीं रखनी। और जब आप हेडिंग्स रिमूव कर दो तो आपके पास एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ बन जाएगा। और सेम चीज आपने बाकी दोनों इवेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो जब आप लोगों का इस तरह पहला क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद इस तरह आपने दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, जब आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट यू वुड रिव्यू योर दिस वर्ड फाइल। ठीक है, आपने आपने इसमें से देख लेना। मोस्टली अगर आप वर्ड के ऊपर करते हैं तो उसमें ऑटो करेक्शन होती है, तो आपको पता है अगर आपको कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जिनसे आप इजीली अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर या अपनी राइटिंग जो है चेक करवा सकते हो। जैसे ग्रामरली बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर वहां पे जाकर आपने कुछ भी लिखा है तो आप उसको पेस्ट करोगे तो आपकी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आती है या सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई मसला आता है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको करेक्शंस बता देता है कि आपने कहाँ कहाँ पे करेक्शंस करनी है। आई होप नो यू नो कि आपने जब भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो आपको पता होनी चाहिए। और आपने हमेशा अपना कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको पहले वर्ड के ऊपर फिल करना है, फिर उसको चेक करना है, और फिर देन यू आर रेडी टू सबमिट ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल। So that's it for today. Please like the video and subscribe my channel, and don't forget to share with your colleagues and friends because you could be the reason for changing someone's life. Good luck for your scholarship.